हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, आप सभी छात्रों का। जैसा कि मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था, वीडियो में बताया था कि मैं आज एक मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। तो आज फिर से एक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन तथ्यात्मक प्रश्नों पर आधारित होंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? शिक्षण से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये मोस्टली प्रैक्टिस सेट पूरा तथ्यात्मक प्रश्नों से संबंधित है। अब तथ्यात्मक प्रश्नों को भी हम एक बार देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस नए भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए भी होंगे। ठीक है, मैं दो तरीके से काम कर रहा हूं, एक तो वो प्रश्न जो आए हुए हैं और एक वो प्रश्न जिनको आने की संभावना है। उन दोनों तरीके से काम कर रहा हूं। तो इस वाले प्रैक्टिस सेट में, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, इसमें तथ्यात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करने से पहले आपसे एक बात कहनी है मुझे, क्योंकि मैं अपनी बात लेक्चर के माध्यम से ही आप तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैंने देखा कल के लेक्चर में बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज हो चुके हैं। अखबार की सिर्फ एक हेडिंग की वजह से ये स्थिति आपकी है। तो मैं आपको बार बार ये चीज कहूंगा कि ये अच्छी बात नहीं है। अखबार की एक हेडिंग आपका उत्साह कम कर देगी, मुझे ऐसा यकीन नहीं था। ठीक है, ये परिस्थितियां बदलेंगी, वैकेंसीज रुकेंगी नहीं, वैकेंसीज आएंगी। आप मुझ पर भरोसा करिए, अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स और बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस सेट 3, सारे क्वेश्चन को बहुत मन से पढ़िएगा, बीच में एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ठीक है, देखते हैं कितना आप स्कोर कर पाते हो। ठीक, स्टार्ट किया जाए। चलिए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक एक चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने आंसर अगर करते हैं तो आप अपना प्रश्न का नंबर देकर तब आंसर किया करिए, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे देखता भी हूं तो मुझे ये चीज पता चलनी चाहिए कि हाँ, आपने किस क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 10 से 13 वर्ष की अवस्था को कहा है। ऑप्शन ए पूर्व नैतिक स्तर, ऑप्शन बी पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ऑप्शन सी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ऑप्शन डी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। चलिए आंसर करिए आप। ऑप्शन ए पूर्व नैतिक स्तर, ऑप्शन बी पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ऑप्शन सी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ऑप्शन डी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ओके, अब आप समझिएगा, सी इज राइट ऑप्शन। सी इज राइट ऑप्शन। क्या पूछा जा रहा है? कोहल वर्ग का पूछा जा रहा है, और यह पूछा जा रहा है 10 से 13 वर्ष की अवस्था को। इसका मतलब कोहल वर्ग के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली है आपकी प्राक रूढ़गत, दूसरी है आपकी रूढ़गत, तीसरी है आपकी उत्तर रूढ़गत। यहां फर्स्ट ऑप्शन से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो मध्य की पूछी जा रही है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, और लास्ट है 13 से 19 वर्ष। 4 से 10, 10 से 13 और 13 से 19 वर्ष। तो सी इज राइट आंसर, रूढ़गत नैतिकता का स्तर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। जेवी वॉटसन मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन ए संरचनावादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी,
ऑप्शन सी गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन डी प्रयोजनवादी। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, राइट। ऑप्शन ए संरचनावादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन डी प्रयोजनवादी। ओके, व्यवहारवाद के जनक, तो ऑप्शन बी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि लब्धि सूत्र दिया है। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी बुंट, ऑप्शन डी साइमन। चलिए, बी इज राइट आंसर, विलियम स्टर्न। ठीक है, आप बिने और स्टर्न में अगर कंफ्यूज होते हैं तो बिने का संबंध एक तो बुद्धि के पहले परीक्षण से संबंधित है और दूसरा मेंटल एज से संबंधित है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया है, जिसको करेक्ट किसने किया है? टर्मन ने किया है, राइट, 100 मल्टीप्लाई करके। चलिए, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। बहुत सोचकर आंसर करें। मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कलाकार, ऑप्शन बी कारीगर, ऑप्शन सी इंजीनियर, ऑप्शन डी दार्शनिक। अगर आपको पता है गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं तो आप ये भी तय कर पाएंगे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3 प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण किया है गैरेट ने। तो यहां पूछ रहा मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है, इसका मतलब मूर्त बुद्धि का संबंध होता है मैकेनिक्स से। ठीक है, तो यहां कारीगर, कलाकार, इंजीनियर इनमें होती है, नहीं पूछा गया दार्शनिक में नहीं होती है, इसलिए डी इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। आपको सबको आता होगा, विदाउट डिले बताइएगा। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 28। वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं विलियम मैकडूगल ने। हार्मिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 ही संवेगों की संख्या बताई है और संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से मानी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संबंध में सत्य कथन पूछा जा रहा है, सही कथन। तो ऑप्शन ए, इस सिद्धांत का विकास परंपरागत मनोविज्ञान के विरोध में हुआ है। ऑप्शन बी, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी भी वस्तु को समग्र रूप में ग्रहण करता है। ऑप्शन सी, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को पृथक पृथक इकाइयों के रूप में ग्रहण करता है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सोचकर आंसर करिए। सी इज रॉन्ग, ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो रहा आपका? डी हो रहा। राइट, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। क्लियर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से प्रबलन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। बहुत सुना होगा आपने प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रबलन सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए पैवलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी मेडले। वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। सीएल हल, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? सीएल हल ने दिया है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
निम्न में से डैश के अतिरिक्त गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है, तो समर्थक पूछा गया। अब समझिए आप, गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जर्मनी की विचारधारा है, जिसके संस्थापक मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं, और इनका सिद्धांत मोस्टली सूझ का सिद्धांत, जिसमें प्रमुख भूमिका किसकी है, वुल्फगैंग कोहलर की है। ठीक है, तो कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर तीन आते हैं, और ये पूरी की पूरी विचारधारा, गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा व्यवहारवादियों के अगेंस्ट है। ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि व्यवहारवादियों का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जबकि गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया अचानक होती है। ठीक है, चलिए, तो पूछा जा रहा कि कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का समर्थक, तो के अतिरिक्त पूछा गया। आप समझिए नेगेटिव पैटर्न पर यह सवाल है, के अतिरिक्त, इसका मतलब तीन हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के और एक नहीं है। तो वर्दाइमर हैं, कर्ट कोफ्का हैं, कोहलर हैं, स्किनर नहीं है। राइट, तो डी इज राइट आंसर। स्किनर नहीं, स्किनर व्यवहारवादी माने जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञान पक्षीय सैद्धांतिकों में मुख्य हैं। अब ज्ञान पक्ष यानी जो ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देने वाले विचारक हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए प्याजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी आसुबेल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा ज्ञान पक्षीय सैद्धांतिकों में मुख्य रूप से प्याजे भी हैं, ब्रूनर भी हैं और आसुबेल हैं। डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये वो पक्ष है जो सीखने में ज्ञान को महत्व देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के सिद्धांत डैश के नियमों से प्रारंभ होते हैं जो बहुत प्राचीन हैं। एक बार पुनः देखिए, सीखने के सिद्धांत डैश के नियमों से प्रारंभ होते हैं जो बहुत प्राचीन हैं। ऑप्शन ए प्रबलन, ऑप्शन बी सहचर्य, ऑप्शन डी परिणाम, ऑप्शन डी अभ्यास। ठीक है, ऑप्शन ए प्रबलन, ऑप्शन बी सहचर्य, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन डी अभ्यास। वेरी गुड, बी इज राइट आंसर। सहचर्य के नियमों से प्रारंभ होते हैं। सहचर्य क्या है आपका? साथ साथ, इसका मतलब संबंधवाद से टिका हुआ है ये, और संबंधवाद का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार में मॉडल द्वारा रूपांतर लाने पर बल दिया है। व्यवहार में किसके द्वारा? मॉडल के द्वारा रूपांतर लाने पर बल दिया है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी बंडूरा ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी कोहलर ने। आंसर करिए आप। ए थॉर्नडाइक, बी बंडूरा। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी आपसे मॉडलिंग की बात की जाए, जब कभी मॉडलिंग की बात की जाए, याद रखिए ये कीवर्ड है यहां पर, जब कभी मॉडल शब्द का प्रयोग हो तो कंफर्म करके आंसर को क्लिक करिए अल्बर्ट बंडूरा को। बी इज राइट आंसर। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है, ये किसकी है? बंडूरा की है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। व्यवहारवादी, अब देखेंगे, अभी आपने इससे पहले एक पूछा था ज्ञानवादी पढ़ा था, अब आप पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक। ठीक है, ऑप्शन ए गुथरी, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी बंडूरा, उपयुक्त सभी। तो वेरी गुड, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक सभी हैं। डी, गुथरी भी हैं, स्किनर भी हैं और बंडूरा भी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13,
ज्ञानात्मक व्यवहारवादी हैं। अब देखिए, आप छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कहां कंफ्यूजन क्रिएट होता, यहां आज क्लियर करिए इनको। ज्ञानात्मक व्यवहारवादी हैं वो लोग जो व्यवहारवाद से संबंधित हैं, लेकिन उनकी विचारधारा ज्ञान पर टिकी हुई है। ठीक है। हल, गुथरी, टॉलमैन, स्किनर। ज्ञानात्मक व्यवहारवादी किसे कहा जाता है? हल, गुथरी, टॉलमैन, स्किनर। तो सी इज राइट ऑप्शन। अब आप देखेंगे, हल व्यवहारवादी हैं, गुथरी व्यवहारवादी हैं, स्किनर व्यवहारवादी हैं, लेकिन व्यवहारवाद में ज्ञान पक्ष पर बल कौन दे रहा है? तो टॉलमैन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोजन मूलक संप्रदाय के अंतर्गत किसका सिद्धांत रखा जाता है? अब देखेंगे कितना डिफिकल्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रयोजन मूलक संप्रदाय। मनोविज्ञान के एक संप्रदाय है जो प्रयोजन प्रैग्मेटिज्म से संबंधित है। ऑप्शन ए टॉलमैन, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। आप सोचकर आंसर करें। प्रयोजन मूलक संप्रदाय के अंतर्गत किसका सिद्धांत रखा जाता है? इसे निगेटिव पैटर्न पर करने की कोशिश करेंगे। आपको प्रयोजन मूलक संप्रदाय के विषय में जानकारी अगर नहीं है, स्ट्रेंज वर्ड है, तो आप इसमें 3 को एक तरफ सुनेंगे। पावलोव का संबंध इससे है नहीं, हल इससे रिलेटेड है नहीं, थॉर्नडाइक इससे रिलेटेड है नहीं। इसका मतलब ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, टॉलमैन। इसको करने का तरीका निगेटिव या यूं कह सकते हो इल्यूमिनेशन पैटर्न है। जो नहीं है उसे कट करो, जो है वो अपने आप हमको मिलेगा। यहां देखेंगे हमको 3 के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। पावलोव, हल, थॉर्नडाइक ये व्यवहारवादी हैं, तो इसका मतलब 3 से हमारा रिलेशन नहीं बैठ रहा है, टॉलमैन से बैठेगा। तो ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, किसके अनुसार सीखना ज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा सीखना ज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है? इसको आप याद रखेंगे। मानचित्र का प्रयोग, और वो भी सीखने में ज्ञानात्मक मानचित्र। तो ज्ञानात्मक शब्द भी आपने सुना था, इससे पहले ही सुना था। अब ज्ञानात्मक से जुड़े हुए कौन कौन से हैं? तो ज्ञानात्मक को चुन लेते हैं। वॉटसन ज्ञानात्मक से नहीं है, व्यवहारवादी हैं। ड्यूवी प्रयोजनवादी हैं। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी हैं। अगेन बी इज राइट आंसर, टॉलमैन। ठीक है, ज्ञानात्मक मानचित्र सीखना, ज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है, ये ये टॉलमैन की परिभाषा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, टॉलमैन के सिद्धांत को कहा जाता है? टॉलमैन के सिद्धांत को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतीक सीखना, ऑप्शन बी सूझ सीखना, ऑप्शन सी मॉडलिंग सीखना, ऑप्शन डी अनुकरण सीखना। ऑप्शन ए प्रतीक सीखना, ऑप्शन बी सूझ सीखना, ऑप्शन डी मॉडलिंग सीखना, ऑप्शन डी अनुकरण। तो चलिए इसको भी इल्यूमिनेशन पैटर्न पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले उनको कट करते हैं जो नहीं है। तो आपको पता सूझ गेस्टाल्टवादियों का है, इसलिए ये नहीं होगा, कोहलर है। मॉडलिंग अभी अभी आपने पढ़ा, बंडूरा है। अनुकरण के द्वारा सीखना, अनुकरण सीखना भी आपका सामाजिक अधिगम से ही है। तो यहां पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 से संबंध नहीं है। टॉलमैन के सिद्धांत को प्रतीक सीखना कहा जाता है, चिन्ह सीखना कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्याजे की मूल धारणाएं हैं। आपने प्याजे को बहुत पढ़ा होगा, और ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में श्योर आता है। ठीक है, तो प्याजे की थ्योरी
आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाकर देखेंगे, उसे पढ़िएगा। अगर वहां पर कोई कमी है तो आप मुझे बताइएगा। मैंने बहुत ही सरल आम बोलचाल की भाषा में पियाजे की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। पियाजे का पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट में सेव है, ठीक है। आप कभी भी उसे देखिएगा और समझिएगा, एक एक शब्द को क्लियर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पियाजे की मूल धारणाएं हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? व्यवस्थापन। ऑप्शन बी आत्मसातकरण। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने अक्सर सुना होगा व्यवस्थापन और आत्मसातकरण दोनों ही हैं, इसलिए सी इज राइट आंसर। ठीक, मैं इसे यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप थ्योरी में जाकर इसे पढ़िएगा, ठीक है। व्यवस्थापन और आत्मसातकरण, असिमिलेशन, बहुत पूछा जाने वाला शब्द है यहां पर। आत्मसातकरण, असिमिलेट करना, ठीक है। व्यवस्थापन इक्विलिब्रेशन होता है, तो इसको देखकर आप थ्योरी में जाकर देखिए, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने का परिणाम का नियम। अब देखेंगे अलग से क्वेश्चन बना हुआ है, ये अलग तरीके से सीखने का परिणाम का नियम प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी कर्ट लेवन ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी आसुबेल ने। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता होगा, मैंने लेक्चर्स में या फिर ऑफलाइन में ये बात आपको बहुत बार बताई है कि जब कभी सीखने के नियमों से संबंधित कोई सवाल बनता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप? थॉर्नडाइक को दीजिए। अभी परिणाम का नियम आपका वही सीखने के नियमों से बना हुआ है जहां आपने प्रभाव पढ़ा था, ठीक है। कुछ लोग प्रभाव के नियम को ही परिणाम का नियम भी बोलते हैं, इसलिए यहां पर थॉर्नडाइक ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। प्रभाव के नियम में आपको बताया गया है कि जब किसी उद्दीपक का प्रभाव हमारे लिए सकारात्मक होता है तब हम उसे करना छोड़ देते हैं, यही आपका परिणाम का नियम है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर्दृष्टि कैसे होती है? इनसाइट के बारे में पूछा जा रहा, अंतर्दृष्टि कैसे होती है? ऑप्शन ए धीरे धीरे, ऑप्शन बी आकस्मिक, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी अनुमानित। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताकर गया था, आकस्मिक यानी जिन कार्यों को करने के लिए अचानक सॉल्यूशन आ जाता है वो किस पर टिके होते हैं? वो अंतर्दृष्टि पर टिके हुए होते हैं और इन्हें सूझ के नाम से भी जाना जाता है। तो सूझ कैसे आती है? अचानक। अब वुल्फगैंग कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सच में अचानक शब्द के लिए ही इंडिकेट करने के लिए एक नाम और दिया है, ओहो थ्योरी। अब ओहो कैसे होता? अचानक ही होता, ठीक है। जब कभी आप किसी कार्य को करते करते सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते हैं और फिर अचानक उसका सॉल्यूशन आ जाता है, तब आप ओहो यार ये तो ऐसे था। तो इसलिए कोहलर ने अपने सिद्धांत का नाम ओहो थ्योरी के नाम से भी रखा है। तो वो कैसे आती है? अचानक आती है। चलिए क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मॉरिसन ने इकाई शिक्षण के कुल डैश पद बताए हैं। अब किसके लिए पूछा जा रहा? मॉरिसन के लिए पूछा जा रहा और इकाई शिक्षण के कुल पद पूछे जा रहे हैं। तो मॉरिसन और इकाई शिक्षण के कुल पद पूछे गए। ऑप्शन ए 11 है, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 15 है। सी इज राइट ऑप्शन। 5 पद बताए हैं मॉरिसन ने, ठीक है। अब कौन कौन से बताए हैं ये जब शिक्षण के स्तर पढ़ाऊंगा तब उसमें ये बात आपको बताऊंगा, ठीक है। जब आपको शिक्षण के स्तर का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, टॉलमैन ने सीखने को किसके बीच सहचर्य स्थापित होना माना है? टॉलमैन ने सीखने को किसके बीच सहचर्य स्थापित होना
माना है ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया, ऑप्शन बी अनुक्रिया उद्दीपक, ऑप्शन सी अनुक्रिया अनुक्रिया, ऑप्शन डी उद्दीपक और उद्दीपक। चलिए इसको भी इल्यूमिनेशन पैटर्न पर ही करेंगे। सी और डी से कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है अनुक्रिया अनुक्रिया वाला, और कोई उद्दीपक उद्दीपक वाला भी नहीं है। अब बचे दो, उद्दीपक अनुक्रिया ए और बी कह रहा अनुक्रिया और उद्दीपक। तो आपको पता है उद्दीपक अनुक्रिया आधार है सीखने का, तो ए इज राइट आंसर। यही उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भी प्रयोग किया गया है, जिसे टॉलमैन ने भी सीखने को साहचर्य के रूप में माना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, लिखना उदाहरण है। राइटिंग के बारे में पूछा जा रहा, जो लिखने की क्रिया है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रेरक अधिगम, ऑप्शन बी संवेदी अधिगम, ऑप्शन सी प्रेरक एवं संवेदी अधिगम, ऑप्शन डी मौखिक। विदाउट डिले, सी इज राइट। प्रेरक भी होता है और संवेदी भी होता है। ठीक है, सेंसरी बेस्ड भी होता है और मोटिवेटिव भी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, केवल इतना सवाल है। ऑप्शन ए वुडवर्थ ने, ऑप्शन बी विलियम जेम्स ने, ऑप्शन सी मैकडूगल ने, ऑप्शन डी गिलफोर्ड ने। उम्मीद है आपको इसका आंसर आता होगा। सी इज राइट आंसर, मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के लिए कौन जाने जाते हैं? विलियम मैकडूगल जाने जाते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। बहुत स्ट्रेंज और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन बी सोमैटोटाइप सिद्धांत, ऑप्शन सी शील गुण सिद्धांत, ऑप्शन डी रचना सिद्धांत। ऑप्शन ए प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन बी सोमैटोटाइप सिद्धांत, ऑप्शन सी शील गुण सिद्धांत, ऑप्शन डी रचना सिद्धांत। ए इज राइट आंसर। सबसे पुराना सिद्धांत आपका प्रकार सिद्धांत है। इसमें मुख्यतः कार्ल रोजर्स की भूमिका आती है, जिन्होंने इसको सबसे पहले अध्ययन करने का कार्य किया था। ठीक है, अब बी के बारे में अगर बात करोगे सोमैटोटाइप, तो इसका मतलब ये शारीरिक रचना का संबंध स्वभाव से स्थापित करने वाला सिद्धांत होता है। तो बाद के जितने आते हैं आपके, चाहे वो शेल्डन का हो, राइट, या फिर कह सकते हो युंग का हो, ये सब किस कैटेगरी में शामिल होते हैं? ये सोमैटोटाइप में शामिल होते हैं। आपने स्वभाव के आधार पर युंग का पढ़ा होगा और शरीर रचना के आधार पर क्रेचमर और शेल्डन पढ़े होंगे, तो वो सोमैटोटाइप होता है। यहां पूछा गया सबसे पुराना, तो सबसे पुराना है आपका ए प्रकार सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है। आत्म प्राप्ति, ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी मैक्लीलैंड, ऑप्शन डी मैकमिलन। तो आत्म प्राप्ति का सिद्धांत आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, मैस्लो के द्वारा दिया गया है। 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई गई हैं, जिसमें सर्वोच्च प्रकार की जो आवश्यकता है वो कौन सी है? आत्म नियमन या फिर आत्म प्राप्ति की आवश्यकता होती है। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अधिगम आपने पढ़ा होगा, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है वो किसका है? थॉर्नडाइक का है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए लक्ष्य,
ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी अभ्यास। ठीक है, वैसे तो ये सारे कारक दिए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया, इसलिए डी राइट होगा। आप प्रयत्न और भूल में जितनी बार अभ्यास करेंगे, सीखना उतना ही दृढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। राइट, व्यक्ति की वह दशा स्थिति जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। ऑप्शन ए अधिगम कहलाती है, ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरक, ऑप्शन सी स्वधारणा। आप आंसर करें। आप देखें, आप पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की एक वो दशा पूछा गया, स्थिति पूछी गई जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। बी इज राइट, अभिप्रेरक कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। अधिगम प्रक्रिया में विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी व्यवहार का अर्जन, ऑप्शन सी व्यवहार में अनुकूलन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डी इज राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, नए व्यवहार का अर्जन भी हो जाता है, और व्यवहार में अनुकूलन भी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। पर्यवेक्षण अधिगम डैश की देन है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी बंडूरा। गैस करें आप। पर्यवेक्षण, सुपरविजन अधिगम, तो सुपरविजन किसी को देखकर अडॉप्ट करना। डी इज राइट आंसर, एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, पर्यवेक्षणात्मक थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है बंडूरा की थ्योरी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, फैशन अथवा मॉडलिंग का सिद्धांत, फैशन थ्योरी के नाम से भी पूछा गया ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किताब के लेखक हैं। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी रसेल, ऑप्शन सी ड्यूबी, ऑप्शन डी प्लेटो। आपको आता होगा इसका आंसर। सी इज राइट आंसर, जॉन ड्यूबी। इनकी किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्षेत्र सिद्धांत के विषय में सही कथन है। अब क्षेत्र के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए इस सिद्धांत में व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है, ऑप्शन बी इस सिद्धांत में वातावरण को महत्वपूर्ण माना गया है, ऑप्शन सी इस सिद्धांत में व्यक्ति और वातावरण दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है, ऑप्शन डी इस सिद्धांत में संज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया है। क्षेत्र के सिद्धांत में व्यक्ति और वातावरण दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। सी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। फ्राइड के द्वारा मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताई हैं, विलियम मैकडूगल ने, और दूसरा मूल प्रवृत्तियां सिगमंड फ्राइड ने भी बताई हैं। तो अभी पूछा जा रहा है कि फ्राइड के द्वारा मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। वेरी गुड, डी इज राइट आंसर। दो मूल प्रवृत्तियां बताई गई, एक जीवन है और एक कौन सी है, एक मृत्यु है। राइट, एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति है और एक जीवन मूल प्रवृत्ति है। दो मूल प्रवृत्तियां दी हैं सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, एरोस थेनाटोस के नाम से जानी जाती हैं ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33।
क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? अब फील्ड थ्योरी फिर से पूछा गया। क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन ए कर्ट लेवन, ऑप्शन बी कर्ट कॉक्स, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी वॉटसन। ए इज राइट आंसर है कर्ट लेवन। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेवन ने दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, मनोवैज्ञानिक विकास पर डैश बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए अत्यधिक लाड़ प्यार का, ऑप्शन बी प्रतिबल का, ऑप्शन सी उद्दीपन का, ऑप्शन डी लापरवाही का। आपको आंसर आता होगा इसका। सी इज राइट आंसर। उद्दीपन का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है मनोवैज्ञानिक विकास पर, ठीक है। बाकी का पड़ता है, अत्यधिक लाड़ प्यार, प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब विरोध, किसी कार्य को करने के लिए बार बार का जो निषेध है उसे प्रतिबल कहेंगे, और लापरवाही, इन तीनों का बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उद्दीपन का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, डाल्टन प्रणाली में छात्रों को सुअवसर प्रदान किए जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा डाल्टन प्रणाली, पाखस्ट। ऑप्शन ए कक्षा क्रम में अवसर प्रदान किया जाता है, ऑप्शन बी योग्यता क्रम में अवसर प्रदान किया जाता है, ऑप्शन सी आयु क्रम में, ऑप्शन डी समय क्रम में। बी इज राइट आंसर। योग्यता क्रम में अवसर प्रदान किया जाता है डाल्टन प्रणाली में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक निहित हैं, यह कथन है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड का, ऑप्शन बी गार्डनर का, ऑप्शन सी स्पीयरमैन का, ऑप्शन डी थर्स्टन का। आप आंसर करें। बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक, अब दो कारक, बुद्धि दो कारकों का योग है। एक कारक तो सबको पता होगा, एक कारक किसने बोला बुद्धि के बारे में? राइट, विनय ने बोला। लेकिन अब पूछ रहा दो कारक के बारे में किसने कहा? तो स्पीयरमैन ने कहा। सी इज राइट। और दो कारक कौन कौन से हैं? एक जी है और एक एस है। जी जनरल फैक्टर और एस स्पेसिफिक फैक्टर होता है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ये दो कारक किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने। याद रखिएगा स्पीयरमैन का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न का तरीका कोई भी बदला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, बालक की सामाजिकता का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक विधि द्वारा, ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि द्वारा, ऑप्शन सी उपचारात्मक विधि द्वारा, ऑप्शन डी समाजमिति विधि द्वारा। कनेक्ट करिए इसको। बालक की सामाजिकता का परीक्षण प्रयोगात्मक विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा, उपचारात्मक विधि द्वारा। डी इज राइट, समाजमिति विधि द्वारा। जेएल मोरेनो सोशियोमेट्रिक विधि है ये, ठीक है। व्यक्ति अथवा बालक की सामाजिकता का पता लगाया जाता है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, सीखने के अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित हैं। ये भी अगर नहीं बता पाया तो फिर बेकार है आपका। ए इज राइट आंसर, पावलोव। सीखने के अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित क्या है? फिक्स्ड है। घंटी के द्वारा कुत्ते की लार निकलवाना, ये अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक कौन है? पावलोव है। लाइनमार्गन और अलेक्जेंडर बेन से इसका कोई संबंध नहीं है। दो ही थे, पावलोव और थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक नहीं है। पावलोव इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, समाज मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अब एक विचारधारा है समाज मनोविज्ञान की, तो वो किसका अध्ययन करते जो समाज मनोवैज्ञानिक होते? वो ऑप्शन ए व्यक्तियों के व्यवहार पर समूह के प्रभाव का, ऑप्शन बी समूह के स्वरूप का, ऑप्शन सी व्यक्तियों के स्वरूप का, ऑप्शन डी
व्यक्तियों का समूह के साथ संबंध। आंसर करिए आप। ऑप्शन ए व्यक्तियों के व्यवहार पर समूह के प्रभाव का, ऑप्शन बी समूह के स्वरूप का, ऑप्शन सी व्यक्तियों के स्वरूप का, ऑप्शन डी व्यक्तियों का समूह के साथ संबंध। बी इज राइट आंसर। समूह के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है समाज मनोवैज्ञानिक की विचारधारा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से सर्वप्रथम अनुकरणात्मक व्यवहार इमिटेटिव बिहेवियर का प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? जितनी बार वेरी वेरी लगाइए आप। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अनुकरणात्मक व्यवहार को क्या बोलते हैं? इमिटेटिव बिहेवियर का प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? किसी के नकल करने वाले व्यवहार का प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसने की है? ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी इज राइट थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, सबसे अच्छे प्रयोग थॉर्नडाइक के हैं, इसलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, पशु मनोविज्ञान का जनक, राइट, और संबंधवाद का जनक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्दर्शी सिद्धांत के अनुसार, अंतर्दर्शी आप समझ पा रहे हैं, गेस्टाल्टवादी, इनसाइट थ्योरी। ऑप्शन ए कह रहा है आपका सीखने के लिए अभ्यास अति आवश्यक है। ऑप्शन बी कह रहा सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है। सी ऑप्शन कह रहा सीखना अभ्यास तथा प्रयत्न एवं भूल के द्वारा होता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि समस्या का समाधान उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से होता है। तो अगर आपने गैस किया होगा, आप अंतर्दर्शी सिद्धांत को मैं बता चुका हूं पीछे। गेस्टाल्टवादियों का यह सिद्धांत है, ये व्यवहारवादियों के सिद्धांत के डायरेक्ट विपरीत है। तो सीखने के लिए अभ्यास, ये व्यवहारवादियों की बात है, ये नहीं होगा। सीखना अभ्यास और प्रयत्न व्यवहारवादियों का है, ये नहीं होगा। जहां उद्दीपक अनुक्रिया आया, ये व्यवहारवादियों का है, नहीं होगा। केवल बी बचा हुआ है और बी इज राइट आंसर। सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक अचानक होता है। और सूझ कैसे आती है? सूझ अचानक आती है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च स्तरीय आवश्यकता है। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, राइट। तो 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई गई हैं जिसमें सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता पूछी जा रही है। इसका मतलब 5th नंबर की पूछी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन ए दैहिक आवश्यकता, ऑप्शन बी सुरक्षा आवश्यकता, ऑप्शन सी स्वनियमन आवश्यकता, ऑप्शन डी समाज आवश्यकता। गैस करिए आप। वेरी गुड, सी इज राइट आंसर, स्वनियमन अथवा आत्मनियमन। ठीक है, दैहिक आवश्यकता आपकी सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है, सबसे निम्न है, राइट। और सर्वोच्च पूछी गई तो सर्वोच्च कौन सी होगी आपकी? सर्वोच्च आपकी स्वनियमन होगा। आत्म सिद्धि स्वयं सिद्धि के नाम से भी ये पूछा जाता। स्वनियमन, आत्मनियमन, आत्म सिद्धि, स्वयं सिद्धि, ऐसा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता होती है। इसमें व्यक्ति दूसरों के लिए चैरिटी करने लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, गेस्टाल्टवादियों ने अपना प्रमुख योगदान दिया है। गेस्टाल्टवादियों का पूछा जा रहा। ऑप्शन ए क्षेत्र सिद्धांत पर, ऑप्शन बी सहचर्य सिद्धांत पर, ऑप्शन सी उत्तेजित अनुक्रिया सिद्धांत पर, ऑप्शन डी समग्रवाद सिद्धांत पर। गैस करें आप। ऑप्शन ए क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी उत्तेजित अनुक्रिया, ऑप्शन डी समग्रवाद। डी इज राइट आंसर। अब समझिए, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। कहां का? जर्मन, राइट। और जिसका मानना ही होता है, अगर यहां बात की जाएगी कि गेस्टाल्ट का मीनिंग ही होता अंग्रेजी में होल, आपने ये वर्ड सुना होगा, और इसका आशय होता है संपूर्ण अथवा समग्र।
तो डी इज राइट आंसर। अब अगर पूछा जाए कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया है, तो भी गेस्टाल्टवादियों का ही है। इनका कहना है कि किसी समस्या के समाधान के लिए पहले हमें पूरी समस्या का अवलोकन करना पड़ता है और तभी सूझ अचानक हमारी मदद करती है और हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। वाइगोत्स्की मुख्य रूप से जाने जाते हैं, बहुत ही सरल कह सकते हो और बहुत ही सटीक सा क्वेश्चन। ऑप्शन ए मनोसामाजिक सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी समीपस्थ विकास क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी नैतिक विकास के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद करें, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए वाइगोत्स्की की पहचान किस सिद्धांत से जानी जाती है, ये आपको फाइंड करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दें कि वाइगोत्स्की की थ्योरी भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। जीन पियाजे, कोहलर, वाइगोत्स्की तीनों की तीनों थ्योरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ऑलरेडी उनको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एक बच्चे ने और एक लेक्चर में बोला था कि सर बाल विकास पढ़ाइए, तो बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक सीटेट के लिए, जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण, प्रकृति पोषण विवाद, बाल विकास की तीनों अवस्थाएं और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन सारे टॉपिक से जुड़े हुए लेक्चर प्लेलिस्ट में हैं, आप उन्हें जरूर देखिए, ठीक। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैच पूछा जा रहा। ऑप्शन ए टॉलमैन साइन का सिद्धांत, ऑप्शन बी लेविन प्रबलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्किनर क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत, कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब देखेंगे इसमें पूछा जा रहा सही सुमेलित नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमने बोला है आपको इल्यूमिनेशन पैटर्न अपनाइए। कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत सीएल हल का है, इसलिए बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। सामाजिक मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान एक ये भी मनोविज्ञान की विचारधारा है। सामाजिक मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में, यूं कहिए सामाजिक मनोविज्ञान के पितामह के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कर्टलेवन। आप सामाजिक मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में सही करिए, कर्टलेवन को जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए कर्टलेवन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी रॉबर्ट गहने, ऑप्शन डी कोहलर। अब अधिगम के संबंध में पूछा जा रहा डियर स्टूडेंट्स, और श्रेणी क्रम सिद्धांत पूछा जा रहा, यानी सीखने के प्रकार पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट सीखने के प्रकार। तो सीखने के प्रकार की थ्योरी भी आपके प्लेलिस्ट में है। रॉबर्ट एम गहने 8 प्रकार का सीखना बताया है और वही आपका श्रेणी क्रम सिद्धांत है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। कर्टलेवन और रॉबर्ट गहने किस विचारधारा से संबंधित थे? दोनों के बारे में पूछा जा रहा, एक तो कर्टलेवन के बारे में और रॉबर्ट गहने के बारे में पूछा जाता, ये दोनों किस विचारधारा से संबंधित थे? ऑप्शन ए संज्ञानवादी विचारधारा, ऑप्शन बी व्यवहारवादी विचारधारा, ऑप्शन सी गेस्टाल्टवादी विचारधारा। ए इज राइट आंसर। संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे, ये संबंधित थे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49।
स्पेंसर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कौन सा विषय नहीं है? स्पेंसर का पूछा जा रहा और पूछा स्पेंसर ने जो पाठ्यक्रम बताया है उसमें किस विषय को शामिल नहीं किया गया है। तो स्पेंसर शरीर विज्ञान को शामिल करते हैं, संगीत को शामिल करते हैं, गणित को शामिल करते हैं, धर्म को शामिल नहीं करते। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए धर्म, ए, राइट। स्पेंसर ने धर्म को निर्धारित पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत प्रत्यक्षीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को इंगित करता है? ये क्वेश्चन अक्सर एक दूसरे नाम से पूछा जाता है या फिर यूं पूछा जाता है आपका SOR का सिद्धांत या फिर थ्योरी किसने दी है। तो यहां पर दो नाम आते हैं, एक तो वुडवर्थ का आता है और एक वाटसन का आता है। ये तय होता ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। वुडवर्थ ने इस पर ज्यादा कार्य किया है, वाटसन ने इससे संबंधित एक परिभाषा दी है। तो पूछा जा रहा संकेत प्रत्यक्षीकरण मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया गया था। तो आपका ए कह रहा SRO, ये गलत होगा। बी कह रहा आपका SOR, आप देखेंगे SOR मैंने भी लिखा हुआ, तो बी इज राइट आंसर। OSR से कोई मतलब नहीं है और SR से भी कोई मतलब नहीं है। संकेत प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया SOR से संबंधित है। S यहां स्पष्ट होता है आपका स्टिमुलस से, O स्पष्ट होता है आपका ऑर्गेनिज्म, प्राणी। स्टिमुलस आपका उद्दीपक हुआ, ऑर्गेनिज्म आपका प्राणी हुआ और R आपका हुआ रिस्पॉन्स। तो उद्दीपक, प्राणी और अनुक्रिया, यानी प्राणी किसी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है और ये आपका बन जाता SOR प्रोसेस, SOR थ्योरी। आपने ध्यान नहीं दिया, एक स्टूडेंट से मुझे इन्फॉर्म करके बताया, मैंने उनको थैंक यू बोला कि सही बात है, उन्होंने पूरा प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ा था। प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 19, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये भी बात सही है कि पता चल रहा है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मन से और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर एक प्रश्न में ये मिस्टेक है, क्या ऐसा है या नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि वो प्रश्न सच में मुझसे भूलवश गलत हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड करने की स्पीड में मैं वो चीज समझ नहीं पाया कि प्रश्न पॉजिटिव रेफरेंस में पूछा जा रहा है या फिर नेगेटिव रेफरेंस में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं उस प्रश्न को क्लियर कर रहा हूं, आप लोग नोट करके देखना चाहें तो पुनः देख सकते हैं और चेक करिए। ये छोटी छोटी गलतियां आपके एग्जाम के लिए भारी होंगी, मैं इसको यहां करेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 प्रैक्टिस सेट 1, आप एक बार टैली करके देखिए उसमें क्या मिस्टेक हुई, राइट। क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, ऑप्शन ए, इतना ही प्रश्न था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, मैं यहां पॉजिटिव समझकर इसको आंसर कर गया था, ये रेफरेंस नेगेटिव पैटर्न पर आधारित था। तो ये ऑप्शन था विश्वसनीयता का गुण होता है, बी ऑप्शन था वैधता का अभाव होता है, सी ऑप्शन था व्यक्तिनिष्ठता का गुण होता है, डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी। और मैंने इसका आंसर आपको बताया था डी, और यहां करेक्शन करवाया था ऑप्शन सी में कि यहां व्यक्तिनिष्ठता नहीं वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो मैं पॉजिटिव रेफरेंस में इसका आंसर कर गया था। सच पूछा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ए होगा, ठीक है। विश्वसनीयता का गुण होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। अब ये बी गलत क्यों है? क्योंकि यहां अभाव दिया गया, इसलिए ये गलत है बी ऑप्शन, राइट। सी व्यक्तिनिष्ठता लिखा हुआ है, इसलिए सी भी गलत है और डी से कोई संबंध यहां पर बनता नहीं है, इसलिए केवल ए सही होगा। आप इसे करेक्ट करिए। अब अगर यही प्रश्न पॉजिटिव रेफरेंस में लिया जाता तो वैधता का गुण होता, तब ये पॉजिटिव हो जाता, वस्तुनिष्ठता का गुण होता तब ये पॉजिटिव होता। और मैं लास्ट लेक्चर में जिस दिन ये प्रैक्टिस सेट करवाया था यही आपको समझा गया था, इसलिए मैंने डी करवा दिया था। डी गलत है, भूल कर भी मत चुनिए। अगर पूछा जाता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण कौन कौन से होते हैं तब ये बात सही होगी
कि विश्वसनीयता का गुण होता है, वस्तुनिष्ठता का गुण होता है, और वैधता का गुण होता है, और उपयोगिता का भी गुण होता। ठीक है, 4 गुण है महत्वपूर्ण। तो यहां पर हम 3 को समझ गए थे, लेकिन ऑप्शन का जो पैटर्न था वो वैधता का अभाव था। ठीक है, ये सही है, ए ही सही होगा, ये 3 पूरी की पूरी तरीके से गलत होंगे। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने नंबर आपको दे दिया है, मैं करेक्ट करूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल सही जानकारी के साथ लेक्चर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 50 सवाल प्रैक्टिस सेट 3rd में। उम्मीद है आपका स्कोर अच्छा गया होगा। लेकिन हाँ, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट तथ्यात्मक प्रश्नों पर आधारित था, राइट। मैं सिर्फ आपको एक एक पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए 2 दिन या 3 दिन के बाद एक प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगा। और अगला प्रैक्टिस सेट इससे भी महत्वपूर्ण आएगा, प्रैक्टिस सेट 4 के नाम पर, जो पूरी तरीके से आपको बेस देगा, तैयारी देगा कि सीटेट के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, विद कीवर्ड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। ठीक है, आपका स्कोर कितना आया है, ये सारे पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपको किसी थ्योरी पर प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को दोबारा सॉल्व कर सकते हो। इस प्रैक्टिस सेट को भी आंसर के साथ आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट करूंगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं वो थिंक साइकोलॉजिकली के नाम से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर पीडीएफ के रूप में ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए। तो लगातार आप वीडियोस देखते रहिए, अपने मित्रों को बताते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट जरूर देते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।